बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो बायोलॉजी पढ़ना क्यों ज़रूरी है कि दूसरी और आखिरी किस्त है। आज मैं आपको बायोलॉजी की तारीख़ बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको बायोलॉजी या ज़िंदगी के बारे में कुछ बताऊं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल नाइस्टाक उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। बायोलॉजी पढ़ने के जहाँ बेशुमार फ़ायदे हैं, वहाँ एक और फ़ायदा ये भी है कि हमको पता चलता है कि अल्लाह ने हमारे जिस्म को कैसे बनाया है, ये कायनात कैसे बनाई, इसमें कौन कौन से राज पोशीदा हैं। बायोलॉजी के बगैर इंसान अपने अल्लाह को नहीं पहचान सकता। दुनिया के तमाम जानदारों और इंसानों के जीन्स की मालूमात हमको बायोलॉजी ही देती है। बायोलॉजी की तारीख़ बहुत लंबी और पुरानी है। इब्तदाई इंसान भी बायोलॉजी की समझ बूझ रखता था। वो जानवरों को शिकार करना जानता था और यह भी कि जानवर पौधे वगैरह खाकर ज़िंदा रहते हैं। ज़राअत की ईजाद बायोलॉजी की जदीद इब्तिदा थी। दवाइयाँ भी हमारे लिए अहम हैं क्योंकि पहले इंसान बीमारियों के लिए दवाइयाँ भी बनाया करते थे। इब्तदाई दवाइयों के असरात चीन से मिले हैं जो कि 2500 कबल मसीह से पुराने हैं, और इसके मज़ीद असरात मेसोपोटामिया और फिर मिस्र से मिले हैं क्योंकि ये ममालिक भी बहुत पुराने हैं। जो इंसान बायोलॉजी नहीं पढ़ेगा वो कभी डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता। ये इसका एक प्रोफेशनलिज्म मैंने आपको बताई है। पुराने वक्तों में अरस्तु पहला इंसान था जिसने पौधों का मुतालिया किया। इसने समुद्री जानदारों और पौधों पर भी काम किया। इसका एक तालिब इल्म जिसका नाम थियोफ्रेस्टस था, जिसने मगरब की सबसे पहली किताब हज़रत ईसा से 300 साल कबल इल्म नबातात पर लिखी। इसने इसमें पौधों की बनावट, लाइफ साइकिल और पौधों के इस्तेमाल के बारे में बात की थी। रोमन तबियात दान गैलन ने ग्लैडिएटर्स जो इटली के शहर रोम में तमाशा किया करते थे, इनके लिए तिब्बी आलात बना कर दिखाए थे। लियोनार्डो डा विंसी ने 16वीं सदी ईस्वी में इंसानी ज़िंदगी पर कुछ ऐसी ड्राइंग्स बनाई थी जिनका आज भी कोई मेल नहीं है। प्रिंटिंग प्रेस की ईजाद ने ज़िंदगी को मज़ीद आसान बना दिया था और इसने बायोलॉजी के लिए भी बहुत सी आसानियाँ पैदा कर दी क्योंकि हर चीज़ को रखने का रिकॉर्ड आसानी से मिल गया था। दुनिया की सबसे पहली मुनज़्ज़म तरीन किताब जो इल्म नबातात पर लिखी गई वो जर्मनी के एक माहिर नबातात लियोनहार्ड ने 1542 में लिखी थी। लातीनी ज़बान में किताब लिखी गई जो स्पीसीज़ के ग्रुप को अलहदा करती थी, जिसे कार्लस लाइन्स ने 1735 में लिखा था। 19वीं सदी और विक्टोरियन दौर में नेचुरल साइंस जुनून बन गया था। हज़ारों नए जानदार ढूंढे गए और उनकी साख्त बयान की गई। जॉर्ज कोवर ने फॉसिल्स को बयान किया जो ज़मीन के अंदर मौजूद हैं। फिर इसने ये भी बताया कि ज़मीन के अंदर बहुत सी मुफीद चीज़ें भी मौजूद हैं जो हज़ारों साल के बाद वजूद में आई हैं। 24 नवंबर 1859 को दुनिया को बात करने और तहकीक करने का एक नया मौजू मिल गया। चार्ल्स डार्विन की किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ शाया हो गई। इसमें लिखा गया था कि दुनिया की हर जानदार चीज़ दूसरी जानदार चीज़ के साथ जुड़ी हुई है या मिलकर पैदा हुई है। इसके आबोजदाद और माहौल अलहदा हो सकते हैं मगर हम सब एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। हत्ता कि इंसान भी बंदर ही की एक जदीद शक्ल है। इस एक मौजू ने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा ली। इसकी वजह से माइक्रोस्कोपिक जैसी एक मशीन की ज़रूरत पड़ गई। लोग जानना चाहते थे कि किस तरह एक जानदार अपनी खुसूसियात दूसरे में मुंतकिल करता है। ग्रेगोर मेंडल को जीनियात का बाप कहा जाता है। इसके काम को पहल शोहरत नहीं मिली मगर 19वीं सदी के आगाज़ में इसके काम और वरासत में साइंसदानों ने बहुत दिलचस्पी ली। 20वीं और 21वीं सदी को बायोलॉजी की सदी कहा जा रहा है। बायोलॉजी इन दो सदियों में इनकलाब ले आएगी। वाटसन और क्रक ने 1953 में डीएनए की वजाहत की थी। बायोलॉजी की तमाम शाखें फैल रही हैं और ये हमारी ज़िंदगी का अहाता कर रही है। अद्वियात थेरापी की वजह से तब्दील हो रही हैं। हो सकता है हम अपनी अक़वाम को कैद साली से बचाने में कामयाब हो जाएं। हो सकता है
ہم کچھ ایسے اقدامات کر لیں جن سے سمندری مخلوق بھی بچ جائے۔ اس کے لیے ہم کو بہت زیادہ خوراک کی ضرورت ہے، امکانات بہت زیادہ ہیں اور بائیولوجی انہیں پورا کرنے کے لیے ہماری مدد کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔